RSTC चैनल में और मैं विवेक स्वागत करता हूं आप तमाम दर्शकों का। दर्शकों, सर्वप्रथम आप तमाम भोजपुर वासियों को 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कुणाल कुमार आप सभी भोजपुर वासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ लोकेश जी हैं। जी, मैं लोकेश दिवाकर आप सबका स्वागत करता हूं RSTC चैनल पे। तो दर्शकों, आप सभी को बताते चले कि आज स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस के 70 वर्ष पूरे हो गए। इसमें हम लोगों ने एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि आखिर क्या सही मायने में हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। ये 15 अगस्त का तोहफा आज ही के दिन 70 साल पहले हमें मिला था स्वाधीनता के उपलक्ष्य में। कितने लोगों ने शहीद होकर अपना खून बहाकर हमें आज़ादी दिलाई। तो डॉक्टर कुणाल, मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आज के दिन सही मायने में हम भारतवासी आज़ाद हैं? देखिए, आज़ादी के सबके अपने अलग अलग मायने हो सकते हैं और जैसे ही आज़ादी शब्द मेरे जहन में आता है तो सबसे पहले मेरा जो ध्यान जाता है वो मुझे लगता है कि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल ही गई थी। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कई सारे लोग मर गए, कई सारे लोग गुमनाम हो गए जिनकी कोई आज तक कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम वो चीज़ अचीव कर चुके हैं और कुछ पाने की देरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता जो है वो किसी एक व्यक्ति की वजह से हमें नहीं मिली। हजारों नाम है, हजारों किससे भी अधिक है एक्चुअली। और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्हें उस लेवल तक हम जान ही नहीं पाए, जो हमारे पहुंच से दूर रह गए, कहीं गुमनामी में दफन हो गए। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लोगों की जुबान पे हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि शायद हम लोग ताउम्र उन्हें नहीं भूल पाए। और बहुत सारे ऐसे हमारे जहन में आज भी हैं जो इतिहास के पन्नों में सिमट चुके हैं और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। लेकिन उसके पहले मेरा सवाल ये है जो मैंने डॉक्टर कुणाल से भी किया, क्या सही मायने में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं? क्योंकि मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो 15 अगस्त का दिन एक ऐसे त्योहार के रूप में आता है जो भारतवर्ष में मनाया जाता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, छठ पूजा। इसमें लोग त्योहार जो मनाते हैं 4-4 दिन, 5-5 दिन तक एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात करें तो वो दिन इस तरह से आता है हमारे बीच में, जैसे आज छुट्टी का दिन, सुबह घर से निकले, झंडोत्तोलन किया, मिठाइयाँ बांटी, जलेबियाँ खाई और 2-4 देशभक्ति गीत गा के अपना कार्य को तीसरी समझ लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो क्या सही मायने में ये 15 अगस्त? वो तो है, बिल्कुल। देखिए, जब हम छोटे थे तो आप सबको भी याद होगा, आप भी अपने स्कूल में जाते थे तो जो उत्साह से हम वहाँ पर भाग लेते थे, कई सारे प्रोग्राम्स होते थे। तो आज भी वो सारे प्रोग्राम्स स्कूलों में होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की धारणा बन गई कि 15 अगस्त का मतलब एक छुट्टी का दिन, जिस दिन सुबह हम लोग उठेंगे, टीवी पे लाल किले का झंडा फहराना देख लिया, उसके बाद बाहर गए, थोड़ी सी जलेबी खा ली, बच्चों को स्कूल घुमा दिया और उसके बाद शायद घर पे आके या तो मूवी देखना पसंद करते हैं या फिर थोड़ा सोचते हैं कि एक हॉलीडे है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का जो अर्थ है वो एक हॉलीडे बना के रख दिया है। उस अपना जो वास्तविक स्वरूप है कहीं ना कहीं 15 अगस्त खोता जा रहा है वास्तव में। मुझे लगता है कि हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हम आरा में रहते हैं, हम एक यूथ से बिलोंग करते हैं, ग्रुप से, तो हमें कुछ करना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए। एटलीस्ट हमें अपनी हिस्ट्री को तो जरूर एक बार पलट के देखना चाहिए कि उन पन्नों में किनका नाम है और किनकी वजह से आज हम आज़ाद कहने के लायक हैं और क्या कमियां हैं, हमें उन सब पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो दर्शकों, सबसे पहले अगर बात आज़ादी की आती है, 70वें वर्ष में प्रवेश की बात आती है, हमारा परिवेश जो है आज उन शहीदों की देन है जो हम खुले में सांस ले रहे हैं। तो लोकेश, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे कि हमने जब देखा आज़ादी, जंग आज़ादी कुछ लोगों ने देखा। देखिए, आज़ादी की अगर बात कहें हम लोग तो शुरुआत तो बहुत पहले से ही कहा जाता है कि पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हो गई। लेकिन एक घटना हुई थी हमारे इतिहास में, उस घटना ने हमारी आज़ादी का स्वरूप ही बदल दिया, या यूं कहें कि लोगों में एक नया जोश भर दिया। और वो घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड थी मेरे समझ से। और वो जालियांवाला बाग हत्याकांड मुझे 13 अप्रैल और 1919 का वो दिन आज भी याद है, वैशाखी का वो दिन हुआ करता था। और उस दिन जालियांवाला बाग में लाला लाजपत राय ने एक शांति सभा बुलाई थी। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो सभा हो रही थी, वहाँ पे लोगों का हुजूम था, क्योंकि लाला लाजपत राय एक बहुत ही मृदुभाषी नेता माने जाते थे उस समय।
अचानक से उसी समय जनरल डायर को खबर मिली कि इन क्रांतिकारियों ने एक सभा आयोजित करके रखी हुई जालियांवाला बाग में, और वो जनरल डायर क्या हुआ, अपने सारे सैनिक दल बल के साथ वहां पहुंच गया और बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। और उस जालियांवाला बाग में आप समझिए कि पूरी तरह वो खून में डूब चुका था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं। लाला लाजपत राय पर भी कई लाठियां वहां पे बरसी, और शायद वो एक ऐसा दिन था जिसके बाद हमारा जो यूथ था, जो उस समय के जो लोग थे, जो नौजवान थे, उनका खून खौल उठा और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो हमें आजादी चाहिए ही चाहिए हर हाल में। जोश का आरंभ। तो जालियांवाला बाग में एक कुआं हुआ करता था, जो और बाग का जो रास्ता था वो काफी संकरा था। लोग वहां पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और तब जनरल डायर द्वारा वहां पर पहुंचकर गोलीबारी की ऑर्डर दिया गया और लोग भागने लगे। अफरा तफरी में कुछ लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुएं का वो पानी खून से लाल उठा था। मतलब वो अगर याद करें, हम उस पल को याद करें, कितना भयावह दृश्य होगा। बिल्कुल, हर तरफ अभी सोच लो मेरे तो खड़े हो गए हैं, मैं तो कुछ तो नहीं पा रहा। दर्शकों, जब बात हो रही है जालियांवाला बाग की, तो आइए एक नजर हम भी दौड़ाते हैं आपके साथ और देखते हैं जालियांवाला बाग। इस हिंसा से गांधी जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन शांति और अहिंसात्मक तरीकों से काम करने का मौका ही नहीं मिला। हालात बिगड़ गए। इधर शासकों ने अंग्रेजों के खून का बदला लेने का निश्चय किया। गोविंदगढ़ किले की तोपें शहर की तरफ कर दी गईं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर ने सेना बुलाई। कमांडर था जनरल डायर। कर दिया गया। आग पर रोक लगा दी गई। कर्फ्यू तोड़ने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया, मगर जनता को इस हुक्म की जानकारी नहीं दी गई। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन हिंदू, मुसलमान और सिख जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। वे आम सभा में अपना दुख दर्द बताना चाहते थे। जनरल डायर को मीटिंग का पता चला। वो सेना लेकर आधम का। उसकी 2 हथियारबंद गाड़ियां तंग गलियों से गुजर न सकीं। सभा शांतिपूर्ण थी, मगर बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों को अपना साम्राज्य बहुत प्यारा था, फिर भी कई शासक इंसाफ पसंद थे, मगर जनरल डायर ने न्याय के मुख पर कालिख पोत दी। 1650 चक्र गोलियां चली। अंग्रेजों के हिसाब से बच्चों समेत 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। जालियांवाला बाग इंसानियत और हैवानियत के संघर्ष का प्रतीक है। इसका चप्पा चप्पा इंसानियत के खून से रंगा है। इसी प्रकार ईसा मसीह को सलीब पर लटकाकर गांधी, कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग को गोली मारकर इंसानियत की हत्या की गई। तो वीडियो आपने अभी क्लिप देखा, इस वीडियोस को देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वाकई बहुत भयावह दृश्य रहा होगा उस समय का। वाकई लोकेश, जब उस कुएं का जिक्र आता है या उस कुएं में पटी हुई लाशें दिखती हैं, सच में अजीब, शरीर में अजीब एक वेदना सी जगती है, सिहरन हो उठती है। जी। अब बात करते हैं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया।
लाल बहादुर शास्त्री के बाद मुझे लगता है कि अगला महापुरुष या अगले जो हम कहें क्रांतिकारी नेता कहें या फिर जो हमारे कहें स्वतंत्रता सेनानी, तो अगला नंबर कहीं ना कहीं आता है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने कहा भी था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। तो इनका भी योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है हमारे क्रांतिकारी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। और मुझे वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, स्फूर्ती देई बालकास स्फूर्ती सागरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। पारतंत्र्य गाढ तिमिर देश झोपला, पारतंत्र्य गाढ तिमिर देश झोपला, सिंहनाद केसरी करून गर्जला, सिंहनाद केसरी करून गर्जला, जागताच देश घेत तवची आसरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला, त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला, बुद्धी वैभवास बघून लोक मोहला, बुद्धी वैभवास बघून लोक मोहला, शुद्ध चरित तूच राजकारणी खरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। स्वराज्य जन्मसिद्ध हक्क आमुचा असे, स्वराज्य जन्मसिद्ध हक्क आमुचा असे, इंग्रजास सांगताच लागले पिसे, इंग्रजास सांगताच लागले पिसे, साहिल्या अनेक यातना धुरंधरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। तो विवेक, जब स्वतंत्रता संग्राम अपने प्रारंभिक स्थिति में था और जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो सुभाष चंद्र बोस नाम के थे एक व्यक्ति जो इस घटना से इतने आहत हुए, वो तुरंत भारत चले आए और अंग्रेजों से लोहा लेना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली। और शायद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को समझा कि अगर अंग्रेजों से हमें इस भारत को आजाद कराना है तो हमें कहीं ना कहीं और संगठित होकर एक सेना का रूप लेना ही पड़ेगा, लेने के बाद ही हम अंग्रेजों से लोहा ले सकते हैं। तो यही कारण था कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया और मुझे लगता है कि इस आजादी में कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा। रहस्यों से भरे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। Out of India, even if it meant shaking hands with the devil. Beaten on the battlefield, Bose was heading for the Soviet Union. But his flight never arrived at its destination. The plane crashed. Bose died, or so the official version goes. In
In 1944, 40,000 of them had marched from Singapore to the jungles of India, together with the Japanese. Subhas was born into the family of a wealthy Indian lawyer in Bengal. He was sent to a British school, as his father considered himself a loyal supporter of the British Raj. The British had been the colonial masters of the Indian subcontinent for more than a century. Bringing unity and stability to the country, they ruled with the consent of India's governing classes. One day Subhas might become an officer under British command. रहस्यों की जब बात चल रही है तो आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा उनके जन्म का तो जिक्र करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से उनके मृत्यु का जिक्र नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कई धारणाएं लोगों में मौजूद है। कुछ कहना है कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हो चुकी थी, लेकिन उस प्लेन क्रैश के बाद भी उनके जीवित होने के कई सारे साक्ष्य में मिले हैं। और पिछले दिनों कोलकाता लाइब्रेरी में भी कुछ ऐसे साक्ष्य को दिखाया गया जिससे पता चला कि उसके बाद भी वो जीवित थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज पे हमें नहीं उलझना चाहिए उनकी मृत्यु के बारे में, और उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और आने वाले समय में अगर कुछ हुआ तो हमें जरूर पता चलेगा। ऐसा जब आजाद भारत का जिक्र होता है, शहादत की बात होती है, तो एक मुझे वो लाइन याद आती है। लोकेश, ये बात सुनते ही आपको भी याद आएगा कि एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसमें आजादी दिलाने का कितना जज्बा भरा हुआ था, उस छोटे से बच्चे ने जब खेत में देखा कि लोग गेहूं बो रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो वो कुछ छोटे छोटे लकड़ियों को लेकर जमीन में दबाने लगा, गाड़ने लगा। जब उसके चाचा ने पूछा उस बच्चे से कि क्या कर रहे हो, तो उसने एकदम हिम्मत भरे स्वर से कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ इन अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए। जी हाँ, कुछ ऐसे थे हमारे भगत सिंह, जिनके नाम लेने से ही हमारे शरीर में एक जोश, एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। और हमें लगता है कि अगर भगत सिंह ना होते तो शायद ये आजादी हमें इतनी जल्दी तो नहीं मिल पाती। अंग्रेजों के जुल्म से परेशान होकर उस बालक ने जो कर दिखाया वो अद्वितीय है। इस कम उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, जब कूदते हैं, जब रोड पे घूमना, सड़क पे घूमना पसंद करते हैं, और तब उस उम्र में भगत सिंह ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया कि हमारा मन बस उनको सलाम करने को करता है। 23 मार्च 1931 का वो दिन था जब भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह का तमगा दिया गया। तो कुछ राष्ट्रभक्तों को ऐसे ही प्रणाम करते हुए उनको देखते चलते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं भगत सिंह जी के बारे में। जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद रहकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाबी पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। और अगर मैं फांसी से बच गया तो इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाएगा। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की तमाम तर शैतानी शक्तियों के बस की बात नहीं रहेंगी। हाँ, एक विचार आज भी चुटकी लेता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रहता
तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई भी लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आई। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज होता है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतजार है। आरजू है कि वो पल और भी करीब हो जाए। ये कहना था शहीद आजम भगत सिंह का उस पर्चे के जवाब में जो उन्हें भेजा था सेंट्रल जेल के ही 14 नंबर वार्ड में रहने वाले बंदी क्रांतिकारियों ने। 22 मार्च 1931 को उनकी फांसी से एक दिन पहले, और जिसमें लिखा था, सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहो तो बताओ, इन घड़ियों में भी शायद कुछ कर सके। इस खत से जाहिर होता है कि भगत सिंह के मन में चल रही क्रांति की संवेदना कितनी तीव्र थी। असल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बने। अगर देखा जाए तो भगत सिंह उस जमाने में भारतीय क्रांति का सबसे बड़ा सितारा बन चुका था, जो बेशक 23 साल की उम्र में ही बुझ गया, लेकिन आज भी उसकी लौ हमें रोशन कर रही है। इन कड़ियों में जब नाम जुड़ता जा रहा है तो वैसे में एक और नाम हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। बिल्कुल, हमारे बिहार के जीरादेई गांव के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र जी, ये अपनी सादगी के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि अब क्या कहें। तो इनका तो योगदान हम नहीं भूल सके हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। हालांकि ये नरम दल वालों में से थे और ये भी समझते थे कि हम लड़ झगड़ के तो आज़ादी नहीं ले सकते, ठंडे दिमाग से, नरम दल से। इनकी बुद्धिमत्ता के किस्से मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब वो एक एग्जाम देने गए थे तो उसमें सबसे पहले इन्होंने एग्जाम देकर वो कॉपी सबमिट कर दी थी। तो शिक्षकों को ये उम्मीद भी नहीं था कि क्या इस बालक ने सब कुछ लिख दिया होगा, जबकि उन्होंने सब कुछ सही और लिखकर सबमिट कर दिया। बिल्कुल, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पहली क्लास से जहां तक पढ़ाई की, कभी ये द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं हुए, हमेशा ये प्रथम श्रेणी ही लेकर इन्होंने पाया है। हमारे बिहार को गौरवान्वित करने वाले ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं। और आइए हम लोग इनके बारे में कुछ जानते हैं। And integrity of our country to highest levels across the globe. Dr. Prasad became the first president of independent India and extended extraordinary services for the betterment of country's socio-economic and political growth. He was born on 3rd December 1884 in village Ziradi in the present-day district of Siwan, in the family of Mahadev Sahai and Kamleshwari Devi. Mahadev Sahai was a scholar of Sanskrit and Persian, while Kamleshwari Devi was a pious and religious lady. Dr. Prasad was strongly attached to his mother and elder brother Mahendra. At the age of 5, Rajendra Prasad, according to the practice in the Kayastha community to which he belonged, was put under a Maulvi who taught him Persian. Later, he was taught Hindi and arithmetic. At the age of 13, Rajendra Prasad was married to Rajwanshi Devi. Sharing intelligence, flawless oration, clear understanding, the making of a statesman and mass politician. Since childhood, Rajendra Prasad was a brilliant student.
In 1902, Rajendra Prasad joined the Presidency College, Calcutta. He was initially a student of science and later he changed his focus to arts. Dr. Rajendra Prasad was instrumental in the formation of the Bihari Students' Conference in 1908. The move produced the entire political leadership of the 20s in Bihar. He won the election for the post of Secretary, Presidency College, Calcutta, winning with a huge margin against his opponent, a senior to Dr. Prasad in the college. In 1915, Rajendra Prasad passed with a gold medal in Masters in Law examination with honours. In 1916, Rajendra Prasad joined the High Court of Bihar and Orissa. This was soon followed by his holy dip in the depths of freedom struggle. India got a true leader, a compassionate leader, a committed humanitarian, the making of a Karma Yogi. April 1917, Dr. Rajendra Prasad came in contact with Mahatma Gandhi during the Champaran movement. This contact ignited something irreversible. Perhaps the yogi within Dr. Rajendra Prasad bloomed in full. Rajendra Prasad, already a follower of the path of simplicity, now had a metamorphosing of his outlook. After 1934 Bihar earthquake, floods and malaria outbreak, he was very active in distributing foods, clothes and medicines. He was released 2 days later after the earthquake from the jail and he collected a fund of rupees 38 lakhs, thrice of what the Viceroy could gather. Rabindranath Tagore once wrote to Dr. Rajendra Prasad, "I feel assured in my mind that your personality will help to soothe the injured souls and bring peace and unity into an atmosphere of mistrust and chaos." This was Rajendra Prasad. हमने बहुत सारे महान हस्तियों के बारे में जाना, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम वो नाम कैसे भूल गए। बिल्कुल नहीं, हम भूले नहीं हैं। हम बस उनको स्मरण कर रहे थे और उनके बारे में हम क्या-क्या आपको बता सकते हैं उसको सहेजने का काम कर रहे थे। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने आजादी दिलाई, ना कोई बंदूक उठाया, ना कोई गोली चलाई, बस लाठी के बल पे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और हमें आजादी में सांस लेने पे जिन्होंने देश को एक गति दी, ऊर्जा दी। लेकिन अपने देश में ही नहीं, इन्होंने विदेशों में भी अपने तजुर्बे का परचम लहराया और महात्मा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल, महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में हम जितना वर्णन करें कम है। आज महात्मा गांधी के आदर्श हम आज तक पालन करते आ रहे हैं और हर क्षेत्र में गांधी के जो विचार थे आज भी वो पूरे किए जा रहे हैं। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या फिर दांडी यात्रा। बिल्कुल, और भी कई सारे आंदोलन और यादगार यात्राएं इन्होंने की जिससे हमारा जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, वो इनसे जुड़े। और वो असहयोग आंदोलन हो, वो दांडी यात्रा हो, वो नमक छोड़ो आंदोलन हो, वो सूती कपड़े पहनने का आंदोलन हो, ये अंग्रेजों का बहिष्कार करना हो, तो बहुत हद तक जनता उनसे जुड़ी रही और कदम से कदम मिला। लेकिन ऐसा हो कैसा सकता है लोकेश? मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी आम आदमी राष्ट्रपिता बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आम आदमी को इस कदर से बांध के रखा, उनकी एक आवाज पे लाखों लोग मरने के लिए तैयार थे। फादर ऑफ द नेशन, ऐसी उपाधि किसी और शख्स को नहीं दी जा सकती थी उनके अलावा। उस समय ना फेसबुक था, ना ट्विटर हुआ करता था जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े। लेकिन वैसे समय में भी जहाँ डेंसिटी भी कम थी, लोग भी कम थे और कम्युनिकेशन का कोई सवाल ही नहीं था, फिर भी एक दूसरे से उस तरह से जुड़े। एक महात्मा ही ये कर सकता है। तो ऐसी शख्सियतों को नमन करते हुए महात्मा गांधी को हम याद करते हैं और आइए देखते हैं उनके बारे में जानते हैं। Not conceive of any Swaraj in which the workers and the peasants had no hand in the administration of the state. Despite Gandhi's desperate pleading, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed on the eve of the Karachi Congress. The Karachi Congress, convened under the shadow of Bhagat Singh's execution, truly represented the temper of the country at the moment. As Gandhi arrived,
the demonstrators greeted him with black flags and shouts of "Down with Gandhiism" and "Long live Bhagat Singh." Gandhi received them sweetly and smilingly accepted the black flowers, and their indignation completely subsided. The Congress had a strong contingent of Khudai Khidmatgars, servants of God. They had played a conspicuous part in the civil disobedience movement in the frontier province under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, called Frontier Gandhi. At the Congress, the awakened spirit of the people was very much in evidence. It adopted a charter of fundamental rights embodying Gandhi's 11 points and a few more introduced by Jawaharlal Nehru, enumerating civic liberties, universal adult suffrage, free and compulsory education, and nationalization of key industries, and stressed the secular character of the state. Thus, the Congress took a step in the socialist direction to lessen the burden of the poor. The Congress session marked the pinnacle of Gandhi's popularity and prestige with the people. The Congress ratified the Gandhi-Irwin Agreement and appointed Gandhi as the sole Congress representative at the Round Table Conference. The colors of the national flag were changed at Gandhi's instance. White, green, and red were replaced by saffron, standing for courage and sacrifice, white for truth and peace, green for faith and strength. The spinning wheel represented the hope of the masses. Gandhi reached Bombay on August 29th to catch the boat in time. A special passport was issued to enable him to make a dash for London. The Indian plenipotentiary arrived not for waging a battle of diplomacy, but for embarking on his mission of asserting the right of the Indian people to be masters of their destiny and cultivating friendship with the world. Accompanying Gandhi were two fellow delegates, Sarojini Naidu and Madan Mohan Malaviya. At noon on August 29th, the Rajputana steamed out. Jawaharlal Nehru watched the ship that carried the sole representative of 1/5 of the human race to the Arabian Sea and the far west. Gandhi was in the best of spirits during the voyage. Riding the pitching seas like a veteran mariner, he selected for himself a corner on the second-class deck where he spent most of the day and the whole of the night under the canopy of the starlit sky. The quaint traveler carried the scantiest of luggage and scrupulously observed his daily routine on board the ship. After a weary voyage of 1,660 miles, daylight broke over the rock-crested shores of Aden. Gandhi steered the Rajputana into the first port of call. "I hope I do not capsize the boat," he remarked as he turned the wheel. A big welcome awaited Gandhi at Aden. He arrived at the citizens' meeting to receive an address of welcome and a purse. In his first public speech outside the Indian subcontinent since 1914, he declared that India did not stand for isolated independence. 1/5 of the human race becoming free through non-violence and truth can be a great force of service to the whole of mankind. He extolled the simple way of life associated with the Khalifs
and told the Arabs to help solve the Hindu-Muslim problem. As the ship was gliding through the Suez, messages of welcome from the Egyptians poured in. On crossing the Egyptian waters, Madame Zaghloul Pasha sent the great leader of Great India her best wishes for the success of the Indian cause. Gandhi had in his loyal secretary Mahadev Desai an assistant who not merely relieved him of much of his routine work, but put his keen intellect and tireless capacity for work at his disposal. Mahadev's devotion to Gandhi was complete, and Gandhi's affection for him deep and unbounded. On the misty, cold morning of September 11th, SS Rajputana anchored at Marseille. When the spiritual ambassador of India alighted on the soil of war-weary Europe, he was hailed with shouts of "Vive la Gandhi!" At Folkestone on September 12th, Britons gathered to greet the guest of the nation. Gandhi landed on British soil with thoughts of the hard task ahead. I am here to vindicate the honor of India and to uphold truth as I see it, for I believe it is the keystone of life. Gandhi had accepted Muriel Leicester's invitation to stay at Kingsley Hall, a centre dedicated to the slums of London. The members of every section of Bow assembled outside Kingsley Hall to welcome Gandhi. The Pearly King, accompanied by his son and daughter, came to pay respects to the distinguished visitor in his domain. Gandhi greeted the costermonger royalties who offered him their best oranges. Take the orange, yes. Thank you, thank you, thank you. I take only one, I take two. Kill. At the Federal Structure Committee of the Round Table Conference held at St. James's Palace, the voice of resurgent India spoke through Gandhi. The goal of absolute independence remains intact. Gandhi stressed the need of adult suffrage and racial equality and advocated an honorable partnership between India and Britain. The nation that does not control its defense forces and external policy, asserted Gandhi, is hardly a responsible nation. He struck a note of warning. A nation of 350 million people needs simply a will of its own to say no, and that nation is today learning to